हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास मैंने आप लोगों के लिए देखिए कुछ ही समय पहले शुरू की है, कुछ दिनों हो गए हैं। हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान में देखिए सबसे पहले जो है शारीरिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनका अध्ययन किया। प्रारंभ में मैंने आप लोग को शिक्षा मनोविज्ञान की बेसिक बातों का अध्ययन कराया और शारीरिक विकास में हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हुए चले जा रहे हैं। जो पिछली क्लास मैंने आप लोग को पढ़ाई थी उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैकडोगल का और अर्नेल गसेल का, उसका अध्ययन कराया था, उसकी शैक्षिक उपयोगिता के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग को शारीरिक विकास से ही संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिसमें स्किनर और फ्राइड का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उनके द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं उनको अध्ययन करेंगे। इसी तरीके से आने वाली क्लासेस में हम लोग रेगुलर जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हुए उनका अध्ययन करते हुए चलेंगे। ये जितने भी क्लासेस जो है शिक्षा मनोविज्ञान के आप लोग को कराई जाएंगी, ये देखिए एमए के एजुकेशन और एमएड के जो एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। आप लोग इन क्लासेस को अगर अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपका परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, आप उनका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा ये क्लासेस करने के बाद आप लोगों को देखिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है शिक्षा शास्त्र विषय का, उसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासेस जो है आपकी काफ़ी उपयोगी हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें भी बहुत सारे जो मिल सकते हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को जो है ध्यानपूर्वक देखिए, इसको समझिए और इनका नोट्स बनाते चलिए। जब मैं इन क्लासेस को पूरी तरह से कंप्लीट करा लूँगा तब आप लोगों के लिए देखिए पीडीएफ का जो है फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर दिया जाएगा। और आप लोग जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया रहता है टेलीग्राम का, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिए और फिर आपको उस पर जो है जो पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लास देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की 7वीं क्लास है। 6 क्लासेस हम लोगों ने भली भांतिपूर्ण बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है, तो 7वीं क्लास को भी शुरू किया जाए और इन दोनों महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को भी आज अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग कौन सा विषय अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विषय। और ये शिक्षा शास्त्र जो आप लोग को अध्ययन कराया जा रहा है, देखिए ये एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को करवाया जा रहा है। इसके अलावा इससे देखिए आपको यूजीसी नेट का भी बहुत सारा जो टॉपिक है उसका भी सिलेबस इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग इन क्लासेस को ध्यानपूर्वक देखिए। आज की क्लास का देखिए टॉपिक क्या है, स्किनर का व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ये भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, यानी बीएफ स्किनर का बिहेवियरिस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस सिद्धांत का परिचय, यानी इस सिद्धांत के बारे में जो बेसिक बातें हैं वो। तो देखिए वीएफ स्किनर जो है ब्रसेस फ्रेडरिक स्किनर, जिनका व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक जिनको माना जाता है, इन्होंने मानव व्यवहार को बाह्य व्यवहार के रूप में देखा और यह माना कि व्यवहार जो है पर्यावरण के प्रभाव से निर्मित और परिवर्तित होता है। यानी इन्होंने जो हमारे शारीरिक विकास में जो मानव का व्यवहार होता है वो व्यवहार बाह्य व्यवहार के रूप में होता है और इस पर पर्यावरण का प्रभाव होता है, पर्यावरण के प्रभाव से यह निर्मित होता है और पर्यावरण के प्रभाव से यह परिवर्तित होता है। स्किनर का जो दृष्टिकोण था मुख्यतः देखिए क्रियात्मक अनुसंधान यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग पर आधारित है। यानी कि इनका जो दृष्टिकोण है, इनका ये जो व्यू है किस चीज पर आधारित है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रियात्मक अनुसंधान पर, अनुबंधन पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण का मूल कथन क्या है, तो व्यवहार के बाद मिलने वाले परिणाम बराबर पुरस्कार या दंड यह निर्धारित करते हैं कि वह व्यवहार दोहराया जाएगा या नहीं। यानी इन्होंने कहा कि कोई भी बालक हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपना व्यवहार दोबारा अगर वो दोहरा रहा है तो दोहराने का कारण यही हो सकता है कि उसको किसी न किसी प्रकार का पुरस्कार मिला है, किसी न किसी प्रकार की सांत्वना मिली है, पुनर्बलन मिला है, तब अगर उसको किसी भी प्रकार का अगर कोई दंड मिलता है तो वो व्यवहार भविष्य में नहीं दोहराया जा सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा था। अब देखिए स्किनर के जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसकी क्या प्रमुख अवधारणाएं हैं। तो पहली अवधारणा क्या है कि क्रियात्मक अनुबंधन की बात की इन्होंने, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की। उन्होंने कहा व्यक्ति का व्यवहार जो है किसी परिणाम के कारण मजबूत या कमजोर होता है। यानी व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार करेगा तो वो भविष्य में जिस प्रकार का परिणाम प्राप्त करता है किसी कार्य के प्रति, तो उसी प्रकार से उसका आगे आने वाला व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे देखिए यदि छात्र सही उत्तर देता है और शिक्षक प्रशंसा करता है तो वह भविष्य में भी सही उत्तर देने का प्रयास करेगा। देखिए अगर किसी स्टूडेंट के द्वारा टीचर के पूछे गए प्रश्नों का जवाब अगर अच्छे से मिलता है तो टीचर उसकी प्रशंसा करता है, तो बालक हर बार ट्राई करता है, प्रयास करता है कि वो प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे और टीचर की प्रशंसा प्राप्त करे।
दूसरी चीज देखिए, इनके दृष्टिकोण की प्रमुख अवधारणा में पुनर्बलन आता है, रेनफोर्समेंट। तो पुनर्बलन देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यवहार की आवृत्ति बढ़ती है। यानी किसी भी व्यवहार की आवृत्ति को अगर बढ़ाना है तो पुनर्बलन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पुनर्बलन देखिए दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और दूसरा जो है निगेटिव रेनफोर्समेंट। तो सकारात्मक पुनर्बलन देखिए क्या होता है, अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना, ये सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। अगर कोई बच्चा अच्छा से व्यवहार कर रहा है या प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे रहा है तो उसको पुरस्कार दिया जाए या प्रशंसा की जाए उसकी, तो वो सकारात्मक पुनर्बलन में आता है। जैसे देखिए, अच्छे अंक लाने पर प्रशंसा या इनाम दिया जाना। अगर कोई बालक अच्छा नंबर लाता है तो उसकी प्रशंसा की जाए या उसको कोई पुरस्कार दिया जाए, तो ये पुनर्बलन जो होता है सकारात्मक या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के अंतर्गत माना जाता है। दूसरा देखिए पुनर्बलन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन देखिए क्या होता है कि अप्रिय स्थिति को हटाना। यानी जब बालक के सामने कोई अप्रिय स्थिति हो, कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से उसका जो परफॉर्मेंस प्रभावित हो रहा है, तो उसको हटा लेना। जैसे देखिए, होमवर्क पूरा करने पर अतिरिक्त कार्य न देना, ये देखिए नेगेटिव पुनर्बलन में आता है। यानी कोई बच्चा अगर होमवर्क कर चुका है तो उसको बार बार परेशान न किया जाए, बल्कि उसको थोड़ा सा गैप दे दिया जाए, दोबारा फिर से होमवर्क न दिया जाए या कुछ एक दिन गैप कर दिया जाए। इस तरीके से क्या होगा कि ये नेगेटिव पुनर्बलन में, या अगर बच्चे को होमवर्क दिया गया है तो उसी होमवर्क के साथ उसको कुछ अलग से काम न करने के लिए दिया जाए, तो वो क्या होगा कि उस चीज को अच्छे तरीके से करेगा। तीसरी चीज देखिए इन्होंने बताई महत्वपूर्ण अवधारणा में, पनिशमेंट यानी दंड। इन्होंने कहा कि दंड से जो व्यवहार की आवृत्ति है वो घटती है। अगर किसी बच्चे को शोर मचाने पर या गलत काम करने पर दंड दिया जाता है तो उसके व्यवहार में जो आवृत्ति है वो धीरे धीरे घटेगी। जैसे देखिए, शोर मचाने पर डांटना। अगर किसी बच्चे को दंड दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है या उसे कुछ ऐसे शब्द सुना रहे हैं जिससे उसको बुरा लग रहा है, तो वो क्या करेगा कि व्यवहार उसका धीरे धीरे प्रभावित होगा। स्किनर देखिए दंड के पक्ष में नहीं थे, इन्होंने पुनर्बलन के लिए क्या है जो है किसी भी व्यवहार के लिए पुनर्बलन को ही महत्वपूर्ण माना था। अगली अवधारणा देखिए, व्यवहार का आकारण यानी शेपिंग। जटिल व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में विकसित करना चाहिए। यानी बच्चे को अगर किसी चीज को सिखाना है, उनके अंदर व्यवहार को विकसित करना है, इसको एक साथ न करके बल्कि छोटे छोटे चरणों में बांट बांट कर उसको अच्छे तरीके से सिखाना है। जैसे उदाहरण के लिए, पहले अक्षर लिखना, फिर शब्द लिखना और फिर वाक्य लिखना। तो इस तरीके से बच्चे में जो व्यवहार का शेपिंग हो जाएगा, आकारण हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए इन्होंने बताया अभ्यास और पुनरावृत्ति का। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी व्यवहार को अच्छे तरीके से करने के लिए बार बार अभ्यास किया जाए और उसको बार बार रिपीट किया जाए, पुनरावृत्ति की जाए। देखिए, व्यवहार को अस्थायी बनाने के लिए अभ्यास आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए, रोज अभ्यास से गणितीय गणनाओं में दक्षता आती है। स्टूडेंट जो मैथ्स सॉल्व करते हैं तो उनको देखिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही मजबूत होता है। तो इस तरीके की अवधारणाओं को स्किनर के द्वारा बताया गया था। अब देखिए, दैनिक जीवन और कक्षा से कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, छात्र को सही उत्तर पर शाबाश कहना, इससे क्या होगा कि उसकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। दूसरा चीज देखिए क्या है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान देना, यानी नियम का पालन बढ़ना। अगर देखिए कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ता है तो उसके ऊपर चालान किया जाता है। चालान करने का मतलब है कि वो अगली बार इस तरह का गलत काम नहीं करेगा, ट्रैफिक सिग्नल को, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। तीसरा उदाहरण देखिए क्या है, कंप्यूटर गेम में स्तर पार करने पर अंक मिलना। देखिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो गेम खेलते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर, तो उनका देखिए कई लेवल होता है। जब वो उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एक लेवल को पार कर जाते हैं। लेवल को पार करने ही पर ही उनको देखिए कुछ पॉइंट मिलते हैं, कुछ अंक मिलते हैं, जिससे क्या होगा कि बालक जो है आगे खेलते रहता है और उसका खेलना बना रहता है। अगर देखिए कम पॉइंट पाता है तो लेवल में आगे नहीं बढ़ पाता है, उसका गेम वहाँ पर जो है टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरीके से देखिए ये जो है इसके उदाहरण है। अब देखिए, शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इम्प्लीकेशन। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम में काफी जो है लाभदायक होता है। सीखने को व्यवहार परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोग्राम लर्निंग, तो प्रोग्राम लर्निंग जो कराई जाती है बच्चों को, वो इसी तरीके से कराई जाती है। दूसरा देखिए इसका महत्व क्या है, कक्षा के प्रबंधन में सहायक होता है। यानी पुनर्बलन के द्वारा कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जाता है, जिससे क्लास का जो माहौल है वो अनुशासित बना रहता है।
तीसरा देखिए महत्व क्या है कि विशेष बच्चों की शिक्षा में काफ़ी उपयोगी होता है। यानी जो विशेष क्लास के बच्चे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन जो दिया जाता है बच्चों को, उसमें देखिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है इनका सिद्धांत। जैसे देखिए जो बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है, जो बच्चा मंदबुद्धि है, तो उनके व्यवहार में संशोधन करने के लिए इनका यह सिद्धांत जो है काफ़ी उपयोगी माना जाता है। चौथा उपयोगिता इसका क्या है कि मूल्यांकन में सहायता करता है। यानी स्पष्ट उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन अगर करना है तो इनके सिद्धांत का जो है उपयोग किया जा सकता है। इसी के आधार पर सही तरीके से मूल्यांकन संभव हो पाता है। अब देखिए सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कोई भी सिद्धांत देखिए अपने आप में 100% पूरी तरह से सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसकी कमियां होती हैं, तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं और लिमिटेशंस हैं। जैसे पहला है कि यह आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं की उपेक्षा करता है। दूसरा चीज है यह रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच पर कम बल देता है। और तीसरा है यह अत्यधिक यांत्रिक दृष्टिकोण को अपनाता है, यानी पूरी तरह से मैकेनिकल दृष्टिकोण अपना रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये इसकी जो है कमियां देखी जा रही हैं। ठीक, फिर भी देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इतना जो कुछ भी होते हुए भी। तो स्किनर का ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है यह स्पष्ट करता है कि उचित पुनर्वलन और पर्यावरणीय नियंत्रण द्वारा किसी भी व्यवहार को सीखा और बदला जा सकता है। अगर किसी के व्यवहार को बदलना है तो उचित तरीके से क्या किया जाए, उसको पुनर्बलन दिया जाए और पर्यावरण का नियंत्रण स्थापित किया जाए। पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित करके उसके व्यवहार को बदला जा सकता है और व्यवहार को बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण देखिए अनुशासन, व्यवहार संशोधन और कौशल विकास के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। और बहुत से शिक्षण संस्थानों में शिक्षक के द्वारा इसी व्यवहार के अंतर्गत बच्चों में जो अधिगम की प्रक्रिया को कराया जाता है। तो एक तरीके से देखिए ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा देखिए जो सिद्धांत है आपका शारीरिक विकास से संबंधित, वो फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, यानी सिगमंड फ्रायड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो इस सिद्धांत का भी परिचय देख लेते हैं। जो सिगमंड फ्रायड थे देखिए एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व विकास को लैंगिक ऊर्जा के आधार पर समझाया और कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लैंगिक ऊर्जा के शरीर के अलग अलग भागों पर केंद्रित होने से होता है। इनके सिद्धांत के देखिए मूल अवधारणाएं क्या क्या थी। पहला इन्होंने देखा लिबिडो की अवधारणा दी। लिबिडो अवधारणा किससे संबंधित है, मानसिक लैंगिक ऊर्जा से, यानी यही ऊर्जा जो है विकास को प्रेरित करती। दूसरी अवधारणा इनकी देखिए क्या है, एरोजेनस जोन। ये देखिए शरीर के वे भाग होते हैं जहां लिबिडो केंद्रित। तीसरी अवधारणा देखिए इनके क्या है, संघर्ष यानी कन्फ्लिक्ट। प्रत्येक अवस्था में देखिए कुछ मानसिक संघर्ष भी होते हैं। असंतुलन से व्यक्तित्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर जो है किसी भी व्यक्ति में अगर मानसिक रूप से कोई असंतुलन हो रहा है या कोई समस्या आ रही है तो उसमें दोष दिखाई पड़ता है, कमियां दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की कुछ अवस्थाएं बनाई गई, यानी स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ सिगमंड फ्रायड। तो पहली अवस्था देखिए क्या है, इन्होंने बताई कि मौखिक अवस्था होती है, यानी ओरल स्टेज। तो यह अवस्था कब होती है, जन्म से लेकर 1 वर्ष। इसमें देखिए एरोजोनस जोन जो होता है मुख होता है, माउथ होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि इस उम्र में बच्चा देखिए चूसना, काटना और भोजन से संतोष करना सीखता है। उदाहरण के लिए देखिए इस स्टेज में बच्चा हर वस्तु को मुंह में डालता है, यानी बच्चे की कोई भी चीज मिल जाती है तो उसको तुरंत मुंह में डाल लेता है। ठीक है, तो इससे दोष देखिए क्या है कि यदि असंतुलन हो तो बच्चा बाद में देखिए अधिक बोलने वाला होगा, धूम्रपान करने वाला होगा या नाखून चबाने, इस तरीके की एक्टिविटी बाद में इसमें असंतुलन होने पर देखी जाती है। इसलिए देखे होंगे आप लोग कि बहुत से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े भी हो जाते हैं तो वो उसमें देखिए अंगूठा चूसते हैं, नाखून काटते हैं दांत से। तो इस तरीके की जो है चीजें देखने को मिलती हैं। दूसरा स्टेज इनका है देखिए गुदा अवस्था यानी एनल स्टेज। तो ये देखिए 1 से 3 वर्ष की आयु में देखी होती है। इसमें एरोजोनस जोन जो होता है बच्चे का एनस होता है, गुदा होता है। विशेषताएं देखिए क्या होती है कि बच्चा अपने शौच पर नियंत्रण करना सीख जाता है, यानी 3 साल से कम के बच्चे जो होते हैं देखिए जो 1 से छोटे होते हैं उनको देखिए जो शौच होता है उनका नियंत्रित नहीं होता, वो जहां तहां देखिए शौच कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब वो धीरे धीरे उम्र बड़ी हो जाती है तो वो अपने गार्जियन को बताते हैं, इस तरीके की जो सिचुएशन उनको होती है तो बताते हैं, फिर वो अपने उस चीज को नियंत्रित करना सीखते हैं। स्वच्छता की शिक्षा उनको दी जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि ये चीज़ सही है बच्चे, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको बताना चाहिए, तो वो धीरे धीरे उन पर नियंत्रण करता है।
जैसे देखिए उदाहरण के लिए बच्चा शौच को नियंत्रण सीखता है। इसका दोष देखिए क्या है कि अत्यधिक अनुशासन से कठोर व्यक्तित्व बनता है, अधिक ढीलापन से अव्यवस्थित व्यक्तित्व बनता है। अगर बच्चे के ऊपर देखिए इस उम्र में अधिक ज़्यादा अनुशासन लगा दिया जाए, उसको बहुत ज़्यादा दबाव में रखा जाए, तो बाद में क्या होगा कि उसका जो व्यक्तित्व होगा बहुत कठोर व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ढीलापन भी रख दिया जाए तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है अव्यवस्थित हो जाएगा, सही तरीके से उसका विकास नहीं होगा, बाद में उसको समस्या होगी। तीसरी अवस्था देखिए इन्होंने जो बताई थी वो लैंगिक या फैलिक अवस्था है, जो देखिए 3 से 6 वर्ष की उम्र में देखी जाती है। इसमें एरोजोनस जोन जो होता है जननेंद्रियां होती हैं। इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि बच्चा लिंग भेद की पहचान करना शुरू करता है, यानी बच्चों को अभी पता चल जाता है कि ये कौन सा जेंडर है, यानी जो है महिला है कि पुरुष है, बालिका है कि बालक है, इस तरीके की पहचान उसके अंदर विकसित होती है। इसके अलावा देखिए ओपिडस और इलेक्ट्रा संकुल की अवस्था भी उसमें देखी, यानी बच्चा अपने माता पिता से विशेष लगाव दिखाता है। ठीक, अगली स्टेज जो है वो इनकी द्वारा बताई गई देखिए सुप्त अवस्था है, लेटेंसी स्टेज है। ये देखिए 6 से 12 वर्ष में देखी जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि बालक या बालिका में देखिए लैंगिक ऊर्जा जो है सुप्त होती है, लेटेंट होती है। सामाजिक शैक्षणिक विकास उसका शुरू हो जाता है। बच्चा देखिए उदाहरण के लिए कि पढ़ाई और खेल में अधिक रुचि लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली स्टेज है देखिए जनन अवस्था है, जेनाइटल स्टेज है। ये 12 वर्ष से आगे की अवस्था होती है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इस उम्र में देखिए लैंगिक परिपक्वता देखी जाती है और उसके अलावा परिपक्व सामाजिक संबंध भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए देखिए जो है किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण अनुभव करता है, यानी जो किशोर होते हैं अपने अपोजिट सेक्स या अपनी अपोजिट जेंडर के प्रति क्या होता है अट्रैक्शन फील करते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके की स्टेजेज जो है इसमें देखने को मिलती है। इनके देखिए इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। तो इससे बालक के व्यवहार को समझने में आसानी होती है, यानी असामान्य व्यवहार के कारण समझने में सहायता मिलती है। दूसरा, अनुशासन में सहायक होता है, यानी कठोर दंड से बचाता है। तीसरा, परामर्श और मार्गदर्शन में योगदान देता है, यानी किशोरावस्था में काउंसलिंग इसके द्वारा करनी आसान होती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए सिद्धांत की सीमाएं हैं, तो उसमें पहली सीमा क्या है कि यह लैंगिकता पर अत्यधिक बल देता है। दूसरा, यह प्रयोगात्मक प्रमाणों का जो है अभाव इसमें इसमें सांस्कृतिक पक्षपात भी देखने को मिल जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया इसका कि यह जो फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है यह स्पष्ट करता है कि बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। यद्यपि इस सिद्धांत की आलोचना हुई है, फिर भी यह व्यक्तित्व विकास और परामर्श मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी यह सिद्धांत जो है कुछ कमियों के बावजूद भी उपयोगी है और इसका कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने शारीरिक विकास के जो 2 महत्वपूर्ण और सिद्धांत थे, जिसमें जो बीएफ स्किनर का सिद्धांत और सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, इसका हम लोगों ने बेहतर तरीके से विभिन्न जो है पॉइंट के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। इसके बावजूद भी अगर आप लोग को लगता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट है या कोई भी टॉपिक थोड़ा छूट रहा है या उसमें कोई त्रुटि है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी शिकायत होगी मैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगला जो आपका विकास का टॉपिक है मानसिक विकास, तब तक के लिए थैंक यू।